नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस का एक लंबा और पुराना इतिहास रहा है साजिशें रचने का। जवाहरलाल नेहरू से ही ये शुरू हो जाता है। सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस में कोई भी प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं चाहता था। 14 में से 12 जो कमेटियां थी अलग-अलग प्रदेशों की, उन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया था। और जो 2 और थे, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं किया था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बने, तो वो बन गए। नेहरू के बाद अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी किस तरह प्रधानमंत्री बनी थी। चीजों को अगर बहुत गहराई तक ले जाकर के खंगालेंगे तो उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। जिन स्थितियों परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो विदेश यात्रा पर थे, यानी ताशकंद की यात्रा पर थे, तब संदिग्ध स्थितियों में रहस्यमयी ढंग से उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव देह ही भारत लाया गया। उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उनको एक तरीके से इररिलेवेंट करना शुरू किया। उनकी जो गरिमा थी, उनकी जो मर्यादा थी, उनकी जो साख थी, उनका जो स्थान था, उसको जिस तरीके से डिक्लाइन करना शुरू किया, उसके बाद में देश को बहुत घातक नतीजे भुगतने पड़े। और ये इंदिरा गांधी ही थी जो डिस्क्वालीफाई हुई रायबरेली सीट से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने उनको डिस्क्वालीफाई किया राजनारायण की याचिका पर। और इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राष्ट्र हित में नहीं, देश को बचाने के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून की रात 1975 में जिस तरीके से देश पर इमरजेंसी थोपी, वो अब एक काला अध्याय है इस देश का। यानी कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, और उसके बाद तो जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उनके 2 सिख सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, उसके बाद उनके बेटे जो उनके बाद प्रधानमंत्री बनाए गए, जिनको शपथ दिलाई गई, वो भी कोई जनता के द्वारा चुने हुए नेता नहीं थे। उनकी मां की चूंकि हत्या कर दी गई थी, प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को नेता चुन लिया। और तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कहा, जब सिख विरोधी दंगे चल रहे थे दिल्ली में और दूसरी जगहों पर, और करीब-करीब 3000 सिखों का कत्लेआम कर दिया था कांग्रेसियों के नेतृत्व में उन्मादी भीड़ ने। राजीव गांधी का कहना था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया था उस हिंसा को, एक तरीके से जस्टिफाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद का इतिहास मोटे तौर पर आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी सीताराम केसरी को हटा करके जब कांग्रेस की जबरन अध्यक्ष बनाई गई 1998 में, उसके बाद विदेशी मूल की इस महिला ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक तरीके से पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। इतनी निर्ममता के साथ, और
मैं कहूंगा इतनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के पूरे इतिहास में 1885 से लेकर के और 1998 तक इतनी बेहयाई बेशर्मी के साथ किसी ने संगठन पर एकाधिकार नहीं किया, कब्जा नहीं किया। पूरी तरीके से इस परिवार ने संगठन पर अपना वर्चस्व, अपना कब्जा कायम कर लिया। चापलूसों की एक कोठरी बना ली और उनकी सलाह पर जो है संगठन को और कांग्रेस पार्टी को चलाना शुरू कर दिया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी शायद मुगालते में रहे या कोई गलत रिपोर्ट थी जिसकी वजह से उन्होंने समय से भी 6 महीने पहले चुनाव घोषित करा दिए और उसमें कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर मामूली सी बढ़त मिली। कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों पर रह गई। और ये माना जाता है, आज भी ये माना जाता है कि 2014 और 2019 में जिस तरह उत्तर प्रदेश पूरी शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, अगर उसका आधा साथ भी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश ने दिया होता तो कांग्रेस की सरकार 2004 में भी नहीं बनती, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, उससे पहले भी बनना चाहती थी। 1999 में जब मुलायम सिंह यादव ने एक तरीके से लंगड़ी मार दी थी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश करने के बावजूद उस पद तक नहीं पहुंच पाई थी। और 2004 में सुनते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उनसे कहा कि आप अगर प्रधानमंत्री बन भी गई तो देश स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो जो एक हवा बनाई जाती है सोनिया गांधी की कि साहब बड़ा महान त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री पद भी उन्होंने ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी जगह प्रधानमंत्री बना दिया। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं था। अगर वो प्रधानमंत्री बनती भी तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली जो सिचुएशन थी उसमें वो कितना सरवाइव कर पाती। ये देश उनको प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि वो तो इटली में जन्मी थी, उनका तो नाम भी सोनिया गांधी बाद में रखा गया है, माइनो परिवार से वो ताल्लुक रखी थी, एंटोनो माइनो उनका नाम है, तो वो कितनी देर तक, कितने समय तक प्रधानमंत्री रह पाती और उसके बाद जो अस्थिरता आती देश में और जो बवाल होता उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कमजोर से पपेट एक कठपुतली प्रधानमंत्री बना करके उन्होंने बैठा दिए, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर खुद बनी रही और इनका परिवार बना रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग बिना किसी पद के भी, प्रधानमंत्री पद से भी ज्यादा सिक्योरिटी को और दूसरी चीजों को एंजॉय कर रहे थे, यहां तक कि एसपीजी को भी एंजॉय कर रहे थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, उसके बाद से इनका प्रतिकूल समय शुरू हुआ। लेकिन वो जो एक घमंड है, वो जो एक अहंकार है कि हम तो नेहरू के परिवार से हैं, हम तो इंदिरा गांधी के परिवार से हैं और हमारे तो पति या हमारे तो पिता भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो हम तो कॉलर खड़े करके ही रहेंगे, हम तो हुकूमत करने के लिए ही और हुक्म देने के लिए ही, आदेश देने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम तो ऐसे खानदान से हैं। वो जो गलतफहमी है, वो जो अहंकार है, वो जो झूठा एक भ्रम पाले हुए हैं, उसी ने एक्चुअल में इनका भी और पार्टी का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये सीधे मुंह कभी किसी से बात नहीं करते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक पुस्तकों में कई बड़े कांग्रेसियों ने, सीनियर कांग्रेसियों ने
इनके खुलासे किए हैं और बहुतों ने तो इंटरव्यू दिए हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के कुंवर नटवर सिंह तक और बहुत सारे लोग, अर्जुन सिंह से लेकर के तमाम लोगों ने लिखा भी है और उनके बारे में तमाम तरह के किस्से कहानियां भी हैं। आज की तारीख में भी राहुल गांधी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस के लिए या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, लेकिन ना अपनी उम्र का लिहाज, ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र का लिहाज, ना इस बात का लिहाज कि 2014 में भी इस देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री चुना है। 2019 में 2014 से भी अधिक सीटें देकर के दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री चुना है। जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, और अकेले यही नहीं, इनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी जिस तरीके से बात करती हैं, या इनकी माताजी जब उनको मौके मिल जाते हैं भाषण देने के, वो किस तरीके से भाषण पिलाती हैं इस देश को और देश के नागरिकों को, वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला पूरा एक प्रकरण है और प्रहसन है। मैं आज इसलिए इस विषय पर बात कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में बड़ी बगावत होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि ये परिवार बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी करिश्मे के और लोगों के द्वारा बार-बार ठुकराए जाने के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी के संगठन पर काबिज है और दूसरी जो पूरी पांत है या दूसरे जो काबिल नेता हैं पार्टी के भीतर, उनको जिस तरीके से इन्होंने आगे नहीं आने दिया है और उनके तमाम अवसरों को इन्होंने एक तरीके से हड़प लिया है, उसके चलते लगभग वैसा ही वातावरण बनेगा जैसा महाराष्ट्र में बन चुका है 2 बार, बल्कि अब तो तीसरी बार शुरू हो चुका है। एक बार उद्धव ठाकरे की जो मनमानी थी, ठाकरे परिवार की, मातोश्री परिवार की, उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया एकनाथ शिंदे ने और उनके नेतृत्व में करीब 40 एमएलए ने और 18 में से 13 सांसदों ने। पार्टी टूट गई। बगावत के बाद नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद यह हुआ कि शिवसेना और उसका सिंबल, यानी पार्टी का नाम भी और सिंबल भी, वो भी उनसे छिन गया, वो भी एकनाथ शिंदे को मिल गया। उसके बाद उनकी क्या हालत है ये अब सब जानते हैं। उन्हें एक दूसरी पार्टी का नाम चुनाव आयोग में देना पड़ा, एक दूसरा सिंबल चुनना पड़ा, और उस घटना के 1 साल बाद जो दूसरे परिवारवादी, वंशवादी, खानदानी पार्टी के नेता रहे हैं शरद पवार, उनकी पार्टी में भी विभाजन हो गया। हालांकि उनके भतीजे अजीत पवार ने ही उनके खिलाफ बगावत की, लेकिन 40 एमएलए लेकर के वो अलग हो गए और सेम प्रकरण हुआ। चुनाव आयोग ने अजीत पवार को ही असली पार्टी और असली अध्यक्ष माना, उन्हीं को एनसीपी का सिंबल दे दिया और शरद पवार को वहां उद्धव ठाकरे की तरह एक अलग पार्टी का नाम देकर के उसका नेतृत्व करने के लिए अब अभिशप्त होना पड़ रहा है और नए सिंबल के साथ वो अब चुनाव मैदान में जाएंगे। जिस दिन मैं बात कर रहा हूं उससे एक दिन पहले ही कांग्रेस में भी महाराष्ट्र में बगावत शुरू हो चुकी है। हालांकि अशोक चौहान जो शंकरराव चौहान के बेटे हैं, और शंकरराव चौहान भी और अशोक चौहान दोनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा है, एमएलए शिप भी छोड़ दी,
सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, उसका भी कोई लोभ लालच नहीं किया और कहा कि मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अब व्यक्तिगत कारणों से अब इसका पार्टी से बाहर जा रहा हूं। लगातार अलग-अलग प्रदेशों में पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और जो कभी राहुल गांधी की कोठरी में हुआ करते थे, उनके आसपास दिखाई देते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, कीर्ति आजाद से लेकर के बहुत सारे नेता, और गुलाम नबी आजाद बाहर चले गए, कपिल सिब्बल बाहर चले गए, ऐसे तो शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के कई आए भी और निकल भी लिए। ये जो स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस के भीतर हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरह का इस पूरे देश में अब माहौल बन गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक उदाहरण पेश किया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां अध्यक्ष चुने जाते हैं, 4 साल के 6 साल के 2 कार्यकाल के बाद वहां नया अध्यक्ष आ जाता है। वो किसी खानदान से नहीं होता, वो किसी वंशवादी परंपरा का निर्वाह करता हुआ नहीं होता है। 1998 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी में कितने अध्यक्ष बन चुके हैं, ये जरा देख लीजिए, कम से कम 10-11 बन चुके हैं। और कांग्रेस में पहले मां रही, फिर कुछ समय के लिए बेटा आ गया, फिर बेटे ने अध्यक्ष पद छोड़ा, तो फिर मां आ गई अंतरिम अध्यक्ष बन करके। और जब इस पर बवाल होना शुरू हो गया, सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि फिर से अब राहुल गांधी को क्यों लाया जा रहा है, तब जाकर के ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढ करके लाए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अशोक चौहान की बगावत शुरुआत है। इससे पहले कपिल सिब्बल से लेकर के गुलाम नबी आजाद और कई सीनियर नेता, एसएम कृष्णा से लेकर के फ्लैरियो तक, बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और बाहर जा चुके हैं, दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन 2014 में केवल 44 सीटें राहुल गांधी के ही नेतृत्व में पार्टी लड़ रही थी। 2019 में केवल 52 सीटें राहुल गांधी ही नेतृत्व कर रहे थे और अब 2024 में राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और इस बार भी जो सर्वे आए हैं, अभी हाल में जो इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है, वो भी बता रहा है कि 70 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं आ रही हैं। कोई 70 पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी कह दिया है कि 40 भी आ जाएं तो बहुत है। और ममता बनर्जी ने तो कह ही दिया है कि पूरे देश में ये पार्टी इस बार 40 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र ने रास्ता दिखा दिया है। वहां जिस तरीके से शरद पवार की मनमानी, खानदानशाही, वंशवादी जो उनका परिवार है, जो तानाशाही थी, सामंतशाही थी, उसके खिलाफ जिस तरीके से बगावत हुई और मातोश्री परिवार के खिलाफ, यानी उद्धव ठाकरे का जो नशा उतारा है उनकी पार्टी के ही नेताओं ने, वैसा ही आलम 2024 के नतीजों के बाद कांग्रेस के इस तथाकथित प्रथम परिवार के खिलाफ भी बगावत का झंडा बुलंद होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की मनमानी करते हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं पार्टी नेताओं के साथ और जिस तरह की बदजुबानी करते हैं वो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जिस तरह की आत्मघाती नीतियों पर चल रहे हैं वो, उसके चलते बहुत लंबे समय तक अब पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनको बर्दाश्त करने और स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।